हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल गुरु। बहुत सालों के बाद आज फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम वर्ड की। इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो कई तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। पहला होता है आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, तीसरा होता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो, सभी कोई चाहे आप फिजिकल इक्विलिब्रियम ले लो, थर्मल ले लो या केमिकल ले लो, अगर इक्विलिब्रियम केस की बात करोगे तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, उसमें जितने भी तरह के फोर्सेस या जो बाहरी फैक्टर्स होते हैं वो सभी का जो नेट होना चाहिए, वो नेट क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। जैसे अगर बात हम फिजिकल इक्विलिब्रियम की करें तो जैसे मान लो ये कोई ब्लॉक है, अगर वो ब्लॉक यहाँ स्टेबल है, जैसे यहाँ पे कोई ब्लॉक स्टेबल है, तो अगर इसको मैं बोलूँ कि ये स्टेबल है एक जगह, तो मैं बोलूँगी ये इक्विलिब्रियम में है। क्यों इक्विलिब्रियम में है? क्योंकि इस पे जो जितने भी तरह के फोर्सेस लग सकते हैं वो सभी फोर्सेस का नेट क्या है, ज़ीरो है। अगर वो फोर्स के नेट जो है वो ज़ीरो ना हो तो फिर ये कभी भी आपका रेस्ट कंडीशन पे नहीं रहेगा, ये मूवेबल रहेगा। उस केस को फिर आप इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते। ठीक है। वैसे ही अगर कोई मान लो थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जैसे आप कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिक्विड्स को आप लेते हो और उनको आप मिक्स करते हो, तो कुछ समय बाद उस पूरे मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा, पहले जो डिफरेंट डिफरेंट था, अभी कुछ समय बाद वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सभी का सेम हो जाएगा। मतलब वो जो मिक्सचर ऑफ लिक्विड है वो किस में आ चुका है, आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। वैसे ही अगर केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम तब अटेन होता है जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो। जैसे मान लो हमने एक रिएक्शन लिया जिसमें ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है, और ए जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ए जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये आपका क्या है, फॉरवर्ड मूव कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इक्विलिब्रियम तभी अटेन होता है जब ऐसे रिएक्शन जो रिवर्सिबल हो, इक्विलिब्रियम उन्हीं रिएक्शंस में क्या होता है, अटेन होता है। अगर हमारा रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा तो कभी भी आपका इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम में आने के लिए जरूरी है कि रिएक्शन कैसा हो, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलोगे? रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें आप फॉरवर्ड डायरेक्शन के साथ साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आप क्या करते हो, शिफ्ट होते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट होते हैं। जैसे मान लो हमने ए से बी बनाया, बी प्रोडक्ट बना, फिर कुछ समय बाद देखा कि बी प्रोडक्ट दोबारा किस में कन्वर्ट होने लग रहा है, ए में कन्वर्ट होने लग रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन ही इक्विलिब्रियम में आ सकता है। उसके पीछे लॉजिक है, रीजन है, क्यों रीजन है कि ये होना चाहिए। देखो, इक्विलिब्रियम अटेन होने के लिए दो कंडीशंस जरूरी है। पहली इक्विलिब्रियम कंडीशंस, दो कंडीशंस जरूरी है। वो दो कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम अटेन होने के लिए, कि जो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका जो भी कंसंट्रेशन है, जो भी, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए उस समय, तो रिएक्टेंट का जो भी कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कांस्टेंट है, जिस भी पॉइंट से वो कांस्टेंट होना स्टार्ट होता है या फिर जब तक कांस्टेंट बना रहता है तब तक हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है, अटेन हो रही है। लेकिन जैसे ही ये कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब होता है, वेरिएबल होता है, ये फिर से हम कंडीशन, जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो वायलेट कर जाती है और इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहला जो पॉइंट जरूरी है इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए कि concentration of product or reactant must be constant फॉर इक्विलिब्रियम। सेकेंड कंडीशन क्या है कि हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट क्या होता है? हम किसी का भी अगर मान लो बहुत सारे, जैसे एक्सलेशन में आपका एक रेट है, तो रेट क्या है कि जिस भी आप क्वांटिटी का आपको रेट निकालना है उसको अगर आप टाइम से डिवाइड कर देते हो, टाइम से अगर डिवाइड कर देते हो तो वो उसका क्या दे देता है, रेट दे देता है। तो हमें यहाँ पे जो रेट निकालना है वो रिएक्शन का रेट निकालना है, और रिएक्शन किस में मेजर होगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है। तो हम बात करेंगे कि अगर इक्विलिब्रियम अटेन होना है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये आर एफ जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और आर बी जो है वो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो ध्यान रखना,
इक्विलिब्रियम अटेन्ड होने के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों का आपस में बराबर होना बहुत जरूरी है। अगर ये रेट बराबर नहीं होंगे तो इक्विलिब्रियम अटेन्ड नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब जब आप ए से बी जा रहे हो उस समय जो रेट है रिएक्शन का वो रेट, और जब आप बैकवर्ड आ रहे हो उस समय जो रेट है उसको आप क्या बोलते हो, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। जब ये दोनों रेट आपस में बराबर हो जाते हैं तभी उसी समय इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। और जब तक ये रेट आपस में बराबर रहते हैं तब तक हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है, मेंटेन है। ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम जब मेंटेन हो जाएगा, खासकर हम केमिकल रिएक्शंस के लिए बात कर रहे हैं, अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि रिएक्शन होना बंद हो गया है। मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन ए का है उतना वो बना रहेगा, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मस्ट बी कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम। तो अगर कांस्टेंट जो भी ए का कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट दिखेगा, बी का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ए से बी बनना बंद हो गया, बी से ए बनना बंद हो गया है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक क्लासरूम है, जैसा हम जहाँ पर अभी है प्रेजेंट है वहाँ एक क्लासरूम है, मान लो इसमें आपके 10 स्टूडेंट बैठे हैं। मैंने क्या किया, 10 में से 2 को बाहर भेजा और 2 नए को फिर ले आया यहाँ पे। तो अगर मैं टोटल स्ट्रेंथ की बात करूँ तो क्या टोटल स्ट्रेंथ आपका 10 ही बना रहेगा? ऐसे में क्या कर रहा हूँ, बार बार 2 को भेज रहा हूँ, बार बार 2 को बुला रहा हूँ, जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है क्या वो 10 बना रहेगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है क्या कि क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स का मूवमेंट है क्या वो रुक गया? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 2 बच्चे अभी भी जा रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो मूवमेंट तो चला हुआ है, लग रहा है कि हाँ मूवमेंट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। लेकिन जो एक्चुअल काउंट है, नंबर का जो नंबर काउंट है वो क्या है, कांस्टेंट। तो जस्ट आप इक्विलिब्रियम कंडीशन को उससे रिलेट कर सकते हो कि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है जस्ट आपका एक नंबर काउंट है कि वो आपको कांस्टेंट दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ए से बी नहीं बन रहा होगा, बी से ए बन रहा होगा। ये अभी भी हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। इसलिए बोलते हैं कि जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो आपकी डायनामिक होती है। डायनामिक होती है मतलब ये हो रहा है, डायनामिक प्रोसेस है, प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आपको दिखेगा कैसा, आपको ये स्टैटिक दिखता है क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। अगर यही इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होता तो फिर आपको ये डायनामिक रियल में भी दिखता, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर नहीं होते, फिर कोई ना कोई एक रेट कम या ज्यादा होता तो फिर उस डायरेक्शन में आपको रिएक्शन होते हुए दिखता। जैसे मान लो अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा होता तो रिएक्शन आपको फॉरवर्ड मतलब ए से बी की तरफ मूव होते हुए दिखती। मान लो अगर रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन ज्यादा होता तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन ज्यादा है मतलब आपका जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ होते हुए दिखता। और जब दोनों रेट बराबर हैं तो आपको दोनों एक जैसा स्टॉप दिखेगा, बट एक्चुअली में वो स्टॉप नहीं होता है। दोनों क्या होते हैं, अपने जिस रेट से फॉरवर्ड जाते हैं उसी रेट से बैकवर्ड आते हैं, इसलिए आपको वो रेस्ट कंडीशन में दिखता है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली ये रेस्ट कंडीशन में नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? कॉपी कर लीजिए। देखिए अब मैं आपके सामने जो है 6 तरह के 6 ग्राफ ड्रॉ किया हुआ हूँ, आपको अगर दिख रहा होगा तो। अगर इसमें मैं आपको बताऊं कि 6 ग्राफ्स हैं, देखो 3 जो ग्राफ्स हैं वो आपके कॉन्सेंट्रेशन टाइम के ग्राफ हैं और 3 जो ग्राफ है आपके रेट वर्सेस टाइम के ग्राफ है। ठीक है, तो दोनों इन 6 इक्वेशन में आपको ये देखिए बताना है कि किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है, ये आपको बताना है। तो पहले मैं कॉन्सेंट्रेशन और टाइम की बात कर रहा हूँ। तो देखो मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए बताया था, इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए बताया था कि आपको कि जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है, ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है। तो अगर रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट आपका ऊपर से नीचे आ रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि देखो अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है और वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है तो इनिशियल में बात करोगे तो इनिशियल में प्रोडक्ट नहीं रहता है, इनिशियल में सिर्फ आपके रिएक्टेंट रहते हैं और सिर्फ रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल में क्या रहेगा, ज्यादा रहता है। इसीलिए देखो जो भी ग्राफ रिएक्टेंट का है वो ऊपर से नीचे मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। रीजन क्या है कि जब ए बी में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा इनिशियल में तो ए का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और कुछ समय पश्चात जब दोनों के कॉन्सेंट्रेशन आपस आपस में नहीं जब दोनों के कॉन्सेंट्रेशन जो आपके क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाएंगे, उस पॉइंट से आप क्या बोल दोगे कि ये इक्विलिब्रियम अटेन करने लगेगा। तो अगर इस ग्राफ को अगर आप देख रहे हो तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है, धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और इस पॉइंट के बाद
एक स्ट्रेट लाइन मेंटेन कर रहा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि उस पॉइंट के बाद वो किस में आ जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। प्रोडक्ट की बात करो, देखो प्रोडक्ट इनिशियल में क्या था, जीरो था, इसीलिए इसका ग्राफ देखो कहां से स्टार्ट है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये स्टार्टिंग में क्या था, जीरो थे, धीरे धीरे ये बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और एक समय आने के बाद ये फिर एक स्ट्रेट लाइन मेंटेन कर रहे हैं। इट मींस इसके बाद ये क्या हो जा रहे हैं, कांस्टेंट हो जा रहे हैं। तो कांस्टेंट किस पॉइंट से हो रहे हैं, क्या इस पॉइंट से मैं बोल सकता हूं, इस पॉइंट के बाद दोनों के कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रह रहे हैं। तो बताओ इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी था, इक्विलिब्रियम के लिए ये जरूरी था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कांस्टेंट होना जरूरी था। क्या दोनों ही कांस्टेंट हो रहे हैं? अगर दोनों कांस्टेंट हो रहे हैं तो हम बोल सकते हैं इस पॉइंट के बाद, ये जो लाइन खींची हुई है, इस पॉइंट के बाद इस साइड में आपका इक्विलिब्रियम अटेन्ड हो गया है। ठीक है, दूसरे पे आओ। तो देखो यहाँ दूसरा में, यहाँ पे अगेन रिएक्टेंट घट रहा है घट रहा है घट रहा है, और एक समय के बाद कांस्टेंट हो जा रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और एक समय में कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का सेम नहीं था, क्या था, कांस्टेंट था। तो और कंडीशन भी क्या कहती है कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होना जरूरी नहीं है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होना जरूरी है। तो सेम रहे ना रहे, लेकिन अगर कांस्टेंट है दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, तो हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। वैसे ही यहाँ पे देखो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम है, और इस पॉइंट के बाद कांस्टेंट भी है। तो देखो सेम है ना है ये सेकेंडरी मैटर है, और इससे कुछ इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमें फर्क किससे पड़ना है, हमें फर्क पड़ना है कि क्या दोनों के कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है कि नहीं। तो देखो इस पॉइंट के बाद दोनों के कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जा रहे हैं, कांस्टेंट हो जा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के बाद जो है इक्विलिब्रियम अटेन हो गया होगा। ठीक है, तीसरे ग्राफ में आओ। तीसरे ग्राफ में अगर आप दे पा रहे हो तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, और इस पॉइंट के बाद आने के बाद कांस्टेंट हो जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और एक समय के बाद आने के बाद कांस्टेंट हो जा रहा है, और इस पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे दोनों के कॉन्सेंट्रेशन अगेन अलग अलग हो गए, रिएक्टेंट का कम हो गया प्रोडक्ट का ज्यादा हो गया, बट ये हमारा इक्विलिब्रियम का कंडीशन है नहीं। हमारा इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जिस पॉइंट से कांस्टेंट हो जाएगा उसी पॉइंट से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट के बाद से क्या है, इक्विलिब्रियम अटेन है। तो ये बात हो गई हमारे कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच की बात हो गई। अब जो आगे के तीन ग्राफ बने हुए हैं वो आपके रेट वर्सेस टाइम के ग्राफ है। तो देखो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन था, तो इक्विलिब्रियम के लिए कॉन्सेंट्रेशन का कांस्टेंट होना जरूरी था, बट यहां पर रेट है। अब रेट का ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों का रेट इक्वल होना जरूरी है, एक जैसा होना जरूरी है, तभी इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तो ध्यान रखो ये जो रेट है ये अब कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिखा रहा है, ये रिएक्टेंट का रेट दिखा रहा है। पहले देखो रिएक्टेंट का रेट घट रहा है घट रहा है घट रहा है, और एक समय आने के बाद कांस्टेंट हो जा रहा है, फिर यहाँ प्रोडक्ट का रेट बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और एक समय में कांस्टेंट हुआ है। देखो रेट का कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, रेट का इक्वल, आपस में इक्वल होना जरूरी है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए दोनों का इक्वल होना जरूरी है, बट दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, मतलब ये दोनों के इक्वल नहीं होंगे। मतलब इस रिएक्शन, इस वाले ग्राफ में कहीं पर भी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो रहा होगा, किसी भी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों आपस में बराबर नहीं है। ध्यान रखना रेट का इक्वल होना जरूरी है, इक्वल, बट यहाँ पर किसी भी पॉइंट में आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो रहे हैं। दूसरे पे आ जाओ, तो देखो रेट घट रहा है और एक समय कांस्टेंट हो गया, और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, जिस पॉइंट से ओवरलैप करना स्टार्ट कर दे, उस ओवरलैप करने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों रेट आपस में बराबर हो रहे हैं, और इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों आपस में इक्वल होना जरूरी है। तो ये दोनों, ये ग्राफ आपका शो कर रहा है कि इस पॉइंट के बाद दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या हो रहा होगा, आपका मेंटेन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है?
ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट के बाद जितने भी पॉइंट्स यहाँ होंगे हर एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों आपस में बराबर है, और जब तक ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे तब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। जैसे ही पॉइंट्स अगर फिर से डिफरेंट हो गए, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम वहां पे मेंटेन नहीं रहेगा। तीसरे में अगर ध्यान दो, तीसरे ग्राफ में, तो तीसरे ग्राफ में घट रहा फिर कांस्टेंट हो गया, फिर बढ़ रहा कांस्टेंट हो गया। तो देखो कांस्टेंट होना रेट का जरूरी नहीं है, रेट का इक्वल होना जरूरी है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का। देखो इक्वल कब होंगे, ग्राफ इक्वल कब दिखाएगा, जब दोनों के रेट आपस में कहीं मीटअप हो रहे होंगे। तो देखो यहाँ पर जब ये नीचे घट रहा था, जब ये बढ़ रहा था, तो एक ऐसा पॉइंट था जब दोनों एक दूसरे को क्या किए, मीटअप किए। मतलब इस पॉइंट के बाद फिर से ये डिफर हो गए हैं और इसके पहले डिफर थे। लेकिन अगर इस पॉइंट टी पे बात करो, इस समय टी की बात करो, इस समय टी पर दोनों रेट आपस में क्या हो रहे थे, बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि जब ये आपका टाइम टी था, टी समय पे जब रिएक्शन की बात करोगे तो टी समय पर दोनों के रेट बराबर थे। और इस पॉइंट पर हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ कुछ समय के लिए होगा, लेकिन हाँ उस पॉइंट पर उस टी समय पर आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ होगा। लेकिन जैसे ही फिर समय आगे बढ़ा, दोनों फिर इक्वल आपके इक्वल नहीं रहे, आगे अलग अलग हो गए, तो हम बोलेंगे कि फिर उस टी टाइम के बाद इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया होगा, फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहा होगा। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है, ये बातें आपको ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होना जरूरी है, बराबर होना जरूरी नहीं है। और रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इक्विलिब्रियम के लिए दोनों का बराबर होना जरूरी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।